हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कलेक्ट की कल। हमें ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म किसको कहते हैं, भाई ये मालूम हुआ। और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। हमने इसका कन्वर्स भी सीखा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलिएगा। नहीं है, चलिए ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एक जो कल पढ़ा है उसी बात को एक थ्योरम के तौर पर स्टैंडर्ड वे में बात कर लेते हैं। तो थ्योरम ये है आपके पास, बहुत एलिमेंट्री थ्योरम है। एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर अ फील्ड एफ इन n वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स हम मान लेते हैं, सपोज x1 x2 अप टू xn। हमने 2 या 3 वेरिएबल में न्यूमेरिकली करके देखा था। तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x डैश बी x डैश मतलब ट्रांसपोज, वेयर जो x है वो कॉलम वेक्टर है x1 से लेकर xn तक। या आपके पास x इस तरह से लिखते हैं। और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी क्या है ये भी लिख लेते हैं। अब आपके लिए इजी है क्योंकि आपने क्वेश्चन कर रखे हैं। बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर एफ। मतलब जो एलिमेंट है वो फील्ड के एलिमेंट होंगे। तो समझ में तो आ गया था ना, कल हमने क्वेश्चन जब किए थे तो ऐसा ही किया था। कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, आप उसे हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दो तरफ एक कॉलम और एक रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। जो क्वेश्चन किए थे उसमें किसी को कोई डाउट है, अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है तो बोलिए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं। आप लोग कई बार मुझे लगता है आंसर नहीं देते, या आप लोगों को कई बार कईयों को लगता होगा कि यार हम अगर कुछ पूछें तो पता नहीं और लोग क्या सोचेंगे, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एक क्लासरूम है तो वहाँ गलतियां, सीखना, नहीं आना, फिर आना, ये चलता है। ये बहुत नेचुरल है। क्लास को सरल और सहज बनाए रखिएगा हमेशा। सरल और सहज का मतलब है उसमें बहुत बार आपको मेरे समझाने के बाद भी नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बिल्कुल डेकोरेटेड ऐसी क्लास मैंने एक बार बोल दिया और सबको आ गया, ये मशीनों के साथ होता होगा, इंसानों के साथ नहीं होता। आप इंसान बने रहिएगा। गलतियां करना, भूल जाना, नहीं समझ में आना, ये कॉमन बातें हैं, सभी बच्चों के साथ होती हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो मतलब मानता हूं कि एक ही बार मैंने पढ़ा तो दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी खुद समझ में अधिकतर चीजें कई बार पढ़ने और समझने के बाद ही समझ में आ पाई कि अच्छा आप समझ में आ रहा था बस। तो ये आपके साथ भी नेचुरल है। क्लासरूम इसलिए हमेशा सरल सहज बनाए रखनी चाहिए। तो आप में से क्योंकि मेरा व्यक्तिगत परिचय अधिकतर बच्चों से नहीं है, तो मैं देखता हूँ आप लोग औपचारिकता ज्यादा करते हो, मतलब जवाब ही नहीं देते।
ऑनलाइन क्लास के साथ एक यही प्लस पॉइंट है जी, नहीं ऑफलाइन के साथ जी, आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन होता तो शायद आप इतने फॉर्मल नहीं होते जितने हैं इस समय मेरे साथ। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए करते, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग कल हम लिख रहे थे डबल समेशन में। सपोज आई फ्रॉम 1 to n, j फ्रॉम 1 to n, और क्या लिखा था हमने, ए आई जे एट्स आई एट्स जे, ये लिख दिया हमने। इसको ऐसा करते हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार, क्वेश्चन 1 कर देते हैं इसको और लिख देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओवर एफ फील्ड है और इन एन वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल है, x1 से लेकर xn तक, ये वेरिएबल है। अच्छा, हम लोगों ने कल जब किया था तो हमने ये मान लिया कि x1 x2 उतना ही होगा जितना x2 x1 होगा, x2 x3 या इन जनरल वी हैव assumed that we have assumed that xi xj equal to xj xi, ये हमने मान रखा है, ये हर जगह हम लोग इसको यूज भी करते आ रहे हैं। तो फिर टोटल कोफिशिएंट xi xj में कितने होंगे, हेलो, अगर ऐसा है देन टोटल कोफिशिएंट्स ऑफ xi xj xj will be, पहले आप ए आई जे रखेंगे और फिर ए जे आई, इतने कोफिशिएंट हो जाएंगे टोटल। अभी मैंने ये नहीं कहा कि डिस्टेंट कितने होंगे या आइडेंटिकल कितने होंगे, टोटल कोफिशिएंट पहले ये आएंगे। आपको ये समझ में आया? यस सर। सर मतलब जो आधे होंगे वो एक्स आई जे की वजह से, और जो बाकी आधे होंगे वो एक्स जे आई की वजह से। आपके पास दो दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, मैं इस बात को भी लिख देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ कोफिशिएंट देखने हैं। लेट अस असाइन half of them to xij and rest half to xji, आधे इसके साथ आधे इसके साथ। तो ऐसा करते हैं, नया सेट डिफाइन करते हैं। आप लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं? ऐसा कोई रिजल्ट पढ़ा है आप लोगों ने? सर नो सर। अगर मेरे पास बच्चों कोई सिमेट्रिक, मैं थोड़ा सा अलर्ट लेके चल रहा हूँ एक, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पूछी जाती है। मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n, AN1 AN2 ANN। Find number of distinct elements in this। और मैं ऐसे मान लेता हूं शुरू में ही कि लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं, सिमेट्रिक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे?
टोटल एलिमेंट कितने होंगे बच्चों? ये n बाई n का मैट्रिक्स है। आप सोचिए 2 बाई 2 का जब मैट्रिक्स होता है तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं? 4। 4। मतलब हम उसे 2 स्क्वायर सोच सकते हैं। जब 3 बाई 3 का आता है तो टोटल, पहले टोटल सोच लीजिए, पोजीशन कितनी है? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, वेरी गुड। तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ कितने होंगे? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर है। ऑर्डिनरी मैट्रिक्स होता बच्चों तो n स्क्वायर ही आते हैं, ठीक। लेकिन ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से A12 और A21 बराबर होंगे या नहीं? यस सर। यस सर। A13 A31 Aij और Aji बराबर होंगे, क्लियर है ना? तो आपसे पूछा गया है डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे एक्चुअल में, क्योंकि रिपीटेशन बहुत सारे का होगा, तो डिस्टिंक्ट टोटल कितने होंगे ये निकालना है। आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख भी लें, फाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कर दीजिएगा इन ए, ठीक है? ये लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा बाद में भी ये निकाला क्या है। मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट हो सकते हैं ये निकालते हैं हम लोग। अब मैक्सिमम इसलिए जोड़ा बच्चों क्योंकि हर जगह अगर आप 1 1 1 1 ही लिख दें तो भी सिमेट्रिक हुआ या नहीं? यस सर। अगर हर जगह एक ही एलिमेंट लैम्डा ही लिख दें पूरे मैट्रिक्स में हर जगह, तब भी तो सिमेट्रिक हुआ। लेकिन डिस्टिंक्ट तो अब क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टिंक्ट बोला गया है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। हाँ जी, उससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है, हो सकता है एक ही एलिमेंट 4 जगह आया हो, बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, चलता है। लेकिन मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट हो, टोटल ये है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? n। सर n। वेरी गुड। सर n। डायगोनल एलिमेंट्स n। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट बाकी बनेंगे, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे बच्चों वो n स्क्वायर माइनस n होंगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। तो सिमेट्रिक जब मैट्रिक्स होता है बच्चों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल छोड़ के जितने नॉन डायगोनल हैं वो सब दो दो जो आ रहे होते हैं ना। यस सर। यस सर। फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं कि Aij और Abi बराबर हुए, तो ये डिस्टिंक्ट का हो गए, मतलब दो दो रिपीटेशन है, हर स्टेट का होगा ऐसा। सो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नॉन डायगोनल हैं बच्चों वो सब दो दो बार आ रहे होंगे, तो अपॉन 2 कर देना हुआ। यस सर। और जो बाकी डायगोनल एलिमेंट हैं वो कितने हैं? ये तो नॉन डायगोनल की कहानी हो गई, प्लस n। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2 आ जाएगा, बेसिकली ये n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, अब बेसिकली ये सिग्मा n आ जाएगा। तो क्या मैं ये लास्ट में जो मैंने लिख दिया एकदम वो समझा पाया या नहीं? नहीं समझ में आया यस। बेहिचक बोलिएगा किसी को नहीं समझ में आया तो। ये काफी अच्छा सवाल है बच्चों कि अगर आपके पास n बाई n का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं? नॉन डायगोनल दो दो बार आते हैं तो आधा कर लो, बाकी डायगोनल तो वही रहते हैं ना। सिमेट्रिक में भी A11 का ट्रांसपोज लेके A11 ही रहेगा ना, वो तो कहीं नहीं आएगा। और
अरे भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए होता है या नहीं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बच्चों जब ट्रांसपोज लेते हो तो क्या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अपनी जगह छोड़ते हैं? No, sir. No, No, sir. sir. वो तो वही रहेंगे, वो तो सब 80 बार आएंगे, बाकी दो दो बार आ जाते हैं ना, क्योंकि जो ए वन Yes, टू sir. था वो ए टू वन पे आ जाता है दोनों बराबर। तो नॉन डायगोनल दो दो बार आ रहे हैं तो उनको दो से डिवाइड कर दो ना भाई। जैसे आप लोग अभी क्लास में जितने बच्चे हैं, मैंने एक टेस्ट लिया, 10 नंबर का टेस्ट था, मैंने कहा भाई 8 नंबर वाले दो बच्चे हैं, 6 नंबर वाले भी दो बच्चे हैं, 7 नंबर वाले भी दो बच्चे हैं, माना क्लास में 6 ही बच्चे थे टोटल, तो दो बच्चे, तो टोटल जो नंबर डिजिट से आई हैं वो 6 7 8 ही तो आई, 3 ही तो आई। दो बच्चों के 6 नंबर थे, दो के 7 थे, दो के 8 थे, तो तुमने नंबर तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है बच्चों वो दो दो बार आ रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है खाली, तो गिनती में डबल डबल आ जा रहे हैं वो, तो उनको आधा कर दो। डायगोनल एलिमेंट तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो उनको टोटल n एलिमेंट और है, तो ये सिग्मा n होता है। किसी सिमेट्रिक में 3 बाई 3 अगर है, 3 बाई 3 के मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 3 बाई 3 Three, के sir. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं? 6. 6. सिग्मा 3, तो 3 × 4/2, तो 6 आ जाएगा। 6 से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप 3 बाई 3 में लाके दिखा दीजिए, सिमेट्रिक में कैसे लाएंगे? हो ही नहीं सकता। तो ये एक अच्छा सवाल है, क्या ये क्लियर हुआ ये Yes, चीजें? sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा बच्चों ऐसा सर करते हैं, हाँ जी। सर स्क्यू सिमेट्रिक में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स n² माइनस n+1 होंगे। हाँ, अब स्टोसिमेट्रिक में अगला सवाल, चलिए ऐसा करिए, इसी सवाल को सबसे ऊपर जहां सिमेट्रिक लिखा है अपने नोट्स में, आप लोग वहां पर स्टोसिमेट्रिक कर दीजिए, ठीक है? चलो मैं वही बता रहा हूँ, यहां पर स्टू कर देता हूँ अब अगले वार्ड में। लो जी, अभी स्टोसिमेट्रिक हो गया, तो डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए इसमें नंबर। अब ए आई जे और माइनस टाइम्स ए जे आई, ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ये मैंने यहाँ माइनस कर दिया। तो आप लोग को याद होगा स्टोसिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट से 0 होते हैं, याद है सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ, वो सब 0 ही होते हैं, ठीक है। अगर स्क्यू हर्मिशियन होगा तो वो 0 या प्योरली इमेजिनरी होते हैं, ठीक। और स्टोसिमेट्रिक में 0 ही हुए, तो बाकी तो 0 हो गए, और नंबर जो है वो अगर कहीं 3 आ रहा है तो -3 भी आ रहा होगा, 4 है तो -4 भी होगा, इस तरह से चलते हैं वो नंबर। डिस्टिंक्ट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? n², नॉन डायगोनल सभी डिस्टिंक्ट ही हो गए फिर। सर नॉन यस सर। और यहाँ पर सब 0 ही हैं, तो ये 8 ही एलिमेंट आया, तो मैक्सिमम आपके पास n² माइनस, जो आपने अभी बोला वही था, तो n² माइनस n+1। मतलब आप सोचिएगा, याद करने के बजाय फॉर्मूले बनाने के, फॉर्मूला मत बनाइएगा, आप थोड़ा सोचेंगे आपको अपने आप मिल जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाए कि आपको कितने एलिमेंट पता हो जाए कि आप बना सकते हैं, तो पता होने के लिए बच्चों फिर मैं अपॉन 2 कर दूंगा, क्योंकि पता होने में 2 आ गया, 5 आ गया, तो -5 तो आ ही जाएगा, मुझे पता है फिर कितने नंबर मालूम हो जाए आपको कि आप एक स्टोसिमेट्रिक बना सकें, तो मैं अपॉन 2 अभी भी करूंगा, क्योंकि 7 आएगा तो -7 भी आता ही है स्टोसिमेट्रिक में, मुझे पता है फिर वो तो आ ही जाएगा, 7 पता होना चाहिए था बस, तो फिर अपॉन 2 कर देंगे, नॉन उसमें भी +1 आ जाएगा,
क्या मैं समझा पाया सारी चीजें? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इधर चल रहे थे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। हर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, एलिमेंट्री चीजें हैं, करके देख चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लिया और उसमें मान लिया एन वेरिएबल में कि एक्स आई एच से इक्वल टू एच जे एच से आई है, ठीक है। टोटल कोफिशिएंट ए आई जे प्लस ए जे आई हो गया, और लेट अस असाइन हाफ ऑफ देम टू एच आई जे एंड रेस्ट हाफ टू एच सी आई। ये भी ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 11 क्लास को मैं जिस समय परमुटेशन कॉम्बिनेशन अब सेकेंड राउंड में पढ़ाऊंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट ही मान लीजिएगा कि एक बार उसे पढ़ जरूर लें। इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीजें जान सकें, आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं यहां से नया वेरिएबल का नया सेट डिफाइन कर रहा हूं। लेट अस डिफाइन another set of scalars। मैं इसको नाम देता हूं बी आई जे, सच दैट हमारे पास जो बी आई जे है वो किस तरह का है। बी आई आई तो ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है वहां कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ए आई आई ही रहेगा। एंड जो इसके अलावा होगा बी आई जे होगा और बी जे आई वो बराबर होगा, लेकिन वो ए आई जे प्लस ए जे आई का आधा होगा। यही कर भी रहे थे न्यूमेरिकल में हम, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये कब है, जब आई और जे डिफरेंट है। आप लोग जो क्वाड्रेटिक में एक्स 1 2 का कोफिशिएंट अगर 10 है, तो आप दो जो 5 5 कर रहे थे या नहीं? चल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर x1 x2 का कोफिशिएंट 10 है, तो आप 5 x1 x2 प्लस 5 x2 x1 कर रहे थे, वही है ये। मतलब आधा आधा लेना है। तो अब हमारे पास जो नया क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा, उससे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ए आई जे एट्स आई आई जे एट्स जे आई 1 to n j 1 to n दिस इक्वल टू समेशन आई जे तो वही है अभी भी 1 to n, कोफिशिएंट बदल लिया, स्केलर बदल लिया 1 to n। अब आप उसे बी आई जे एट्स आई एट्स ए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो आपने इसको इस फॉर्मेट में बना दिया, जहां बी आई जे क्या है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बी आई जे से अगर मैं बी बना लूं, तो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं? Yes, sir. मैं ऐसे अगर ये कहूं सिलेक्ट जो बी है वो बी आई जे से ही बना है, तो जाहिर सी बात वो एन बाई एन का होगा। और जरा ऊपर देखिएगा, यहाँ पर ये जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बी आई जे और बी जे आई बराबर है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी इज सिमेट्रिक। तो आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, कल मैं अगर पहले ये थ्योरम कराता तो मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत होती। अब क्वेश्चन करा दिए हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ऑर्डिनरी चीज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों है? क्योंकि बी आई जे पी जे आई के बराबर है, इसलिए। अब मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ, ये इसके बाद बाकी कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी काम यही था समझना। मान लेते हैं एक्स आपके पास कॉलम वेक्टर है, एक्स से अंतर है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स ट्रांसपोज आपके पास
एन टपल या रो मैट्रिक्स कह लीजिए, ऐसा आ जाएगा। तो एक्स डैश बी एक्स कैसा होगा? एक्स डैश बी एक्स, सो एक्स डैश बी एक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? विल बी 1 by 1 मैट्रिक्स। Yes, sir. और वो सिंगल एलिमेंट क्या होगा? तो सिंगल एलिमेंट उसका जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंगल एलिमेंट यही आएगा बच्चों, बी आई जे एक्स आई एक्स जे। वो 1 by 1 तो होगा, लेकिन उसका सिंगल मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा? अब सॉल्व करेंगे। बी है तो बी आई जे एक्स आई एक्स जे बनेगा या नहीं? लेकिन यही तो इक्वेशन 2 से ए आई जे वाला था, तो एक ही था, तो हो गया रिजल्ट। क्या मैं समझा पाया? एक्स डैश बी एक्स आपके पास 1 by 1 मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 by 1 जो बनेगा वो अंदर आएगा क्या? तो आएगा ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। लेकिन इक्वेशन 2 बता रही है कि यही तो वो था ओरिजिनल के बराबर ही था ये। तो अब आप देख लीजिए, यही लिखा था आपने सबसे पहले। कहाँ चले गया ये? एवरेज क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर अ फील्ड एफ इन एन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने कर दिया। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. Yes. तो ये फाइनली मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना दिया। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो बोलिएगा प्लीज कि नहीं आया। बोलना आना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, आप उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाइए। मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, λ1 अप टू λn। फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलिए बनाइए, तो मैं देखना चाह रहा हूं आप लोगों को कितना आ रहा है। आप x वैसे ही लेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे सामने, और फिर x डैश बी एक्स कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। बताइए प्लीज क्या बन रहा है? So λ1 x1 square plus λ2 x2 square up to λn xn square. शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, अगर इतना हो गया है तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। और डायरेक्टली आपने मैट्रिक्स देख के बता दिया कि डायगोनल फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या लिखनी है। तो मैट्रिक्स भी हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम
कुछ वर्ड आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज ए चैप्टर में शुरू नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है मैट्रिक्स पढ़ाओ तो लीनियर की चीजें मिक्स होने लगती हैं, तो थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझाते हुए मैं यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ रही है, मुझे उसकी जरूरत है इसलिए बता रहा हूँ। तो बच्चों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में होमोमॉर्फिज्म है। तो टी आपके पास है, जो मान लेते हैं ये V1 है ओवर एफ और ये V2 ओवर एफ होगा, फील्ड सेम होगा। तो टी आप ऐसे लिख सकते हैं, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन if t of ax plus by atx plus pty for every ab belongs to f for every xy belongs to v1। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये होमोमॉर्फिज्म की ही प्रॉपर्टी है, जो कल हम लोग होमोमॉर्फिज्म में कल भी समझा रहा था आपको कल शाम। तो ये लीनियर अलजेब्रा में जो लीनियर है उसका मतलब थोड़ा सा कैलकुलस से कुछ जगहों पर अलग है। थोड़ा सा क्या अलग है मैं पहले ये बता दूं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो कैलकुलस कहती है कि लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर अलजेब्रा इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी, ये लीनियर क्यों नहीं है? सर ये उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बच्चों जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिपीट कर रहा हूं कल शाम की अपनी लाइन को, होमोमॉर्फिज्म में हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे ही मैप होती है। ये पहली कंडीशन है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर ही मैप हो गई। तो होमोमॉर्फिज्म की डिटेल मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में भी एक दिन काफी देर बताई थी, और फिर भी किसी को डाउट है तो कल मेरे होमोमॉर्फिज्म वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। होमोमॉर्फिज्म को ही लीनियर अलजेब्रा में एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है होमोमॉर्फिज्म, ऑब्वियस ठीक हो गया। तो बच्चों जब वेक्टर स्पेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ही है, तो जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप होती है। तो यहाँ पर जीरो जीरो पे मैप होना चाहिए, क्योंकि V1 हो या V2 हो दोनों के जीरो जीरो ही है। अब आप यहाँ पर बताइए क्या F0 जीरो आएगा फिर? No, sir. बस इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं बेसिकली, इसलिए होमोमॉर्फिज्म में शब्द ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो लीनियर का वो मतलब नहीं है जैसा पॉलिनोमियल्स में बाकी जो हम पढ़ते हैं ना कि दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। हमारा वहां लीनियर कहने का मतलब होता है x⁻1 है तो ये लीनियर है। लीनियर अलजेब्रा इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं मान रही है? जिसमें आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर वो ये राइट साइड में जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी उसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कभी भी अगर आपने कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा देख लिया, सभी बच्चों को मैं समझा पाया ना इस टाइप का? एफ एक्स Yes, sir. जरूरी नहीं, आप टी एक्स लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्स प्लस लैम्डा लिख दिया, लैम्डा नॉन जीरो है, तो अब आप समझ जाइए कि जीरो जीरो पे मैप नहीं होने वाला है। ये तो ट्रांसलेशन है बेसिकली, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि जो एक्स है वो एक्स प्लस लैम्डा पे पहुंच गया। जैसे ऊपर एफ एक्स एक्स प्लस 5 पे पहुंचा, तो जीरो है तो 5 पे पहुंचेगा, 1 होगा तो 6 पे पहुंचेगा, 2 होगा तो 7 पे पहुंचेगा। तो ट्रांसलेट होना हुआ है अपनी जगह से एक हिस्से से कहीं और पहुंचाना। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं, मैप को। तो ये बहरहाल लीनियर जैसा दिख रहा है हमारे उस सेंस में, नॉर्मली पावर के सेंस में, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्या मैं ये क्लियर कर पाया? Yes, sir. तो
इस बात को समझिएगा सारे बच्चे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, उसमें बहुत सारी चीजें सिखानी है आपको, काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना सा यूज करना था, मैंने ये बता दिया बस। इसी के साथ ये भी एक एक्सेप्शनल जैसा आपको लगा होगा। तो होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी बहुत फंडामेंटल है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप होती है। जब बच्चों से पूछता हूं तो उन्हें लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, हो गया। नहीं, इसमें वाकई बहुत बड़ी बात है। इसने आपके लीनियर जैसा दिखने वाले को दिखा दिया कि वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अरे भाई, कुछ नया सीखने को मिला नहीं मिला? Yes, Yes, sir. sir. तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पर। मुझे तो अभी मैट्रिक्स पे ही काम करना है थोड़ा सा, 2-4 दिन इस हफ्ते इस पे। तो डिस्कशन किस पे कर रहा हूं मैं, देखिएगा। वीएनएफ एन टपल्स का वेक्टर स्पेस है। ये वेक्टर स्पेस को थोड़ा सा समझिएगा। वेक्टर स्पेस तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ऑफ एन टपल्स। हमारे पास ये फील्ड एफ है, ठीक है। मान लेते हैं जो एन टपल्स हम लिखते हैं बच्चों, नॉर्मली लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हुए एन टपल कैसे लिखते हैं सबको पता है। माना हम उन्हें कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम यहाँ एन टपल्स को कॉलम वेक्टर ही लिख रहे हैं सब जगह। तो मैं यहाँ भी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही रहे होंगे। सपोज we write these n tuples as column vector. हम ऐसा लिखते हैं, और मैं मान लेता हूं कि y8 कोई एक मान लेते हैं, फिर वेक्टर वो तो ठीक है कॉलम वेक्टर, लेकिन कोई लिखना तो पड़ेगा ही। तो लेट y इक्वल टू कॉलम वेक्टर लिख लेता हूं एक, y1 अप टू yn, जगह बचाने के लिए ट्रांसपोज। क्या ठीक है, कॉलम वेक्टर है ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। तो इसको मान लेते हैं ये बी एन एफ में कोई वेक्टर मान लिया मैंने। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट बी a matrix of order n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और इसी फील्ड f के ऊपर ओवर f, मतलब उसके जो एलिमेंट है इसी फील्ड के एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो p n by n क्या है और y n by 1 क्या है। तो p y कैसा मैट्रिक्स होगा, n by 1 का विल बी n by 1 मैट्रिक्स। ये ठीक है भाई, सोचिए। Yes, sir. n by n, n by 1, y जो है कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों। तो p जो है n by 1 मैट्रिक्स होगी आपके पास। तो मैं मान लेता हूं लेट पी वाई इक्वल टू एक्स मान लीजिए कोई। तो जो x होगा वो n by 1 होगा, तो उसको भी ऐसे लिख लो। चलो n by 1 ये हो गया। अच्छा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी मैंने अभी ऊपर लिखी थी ना, t ऑफ ax प्लस बी वाई, इस t की जो देखते हैं ये मैट्रिक्स रोल निभाएगा। देखिए नाउ p ऑफ हमारे पास ay1 प्लस by2, तो आप ही बताइए इसको a टाइम्स py1, आप चाहे ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, py2, ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा बच्चों। y1 y2 दोनों कॉलम वेक्टर होंगे n by n, तो a और b तो स्केलर हैं, नंबर हुए।
मल्टीप्लाई कर लिया, फिर p से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? Yes, sir. तो फिर अगर ये है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। यहां मैंने सबसे ऊपर देखिए सेकंड लाइन में t ऑफ ax प्लस बी वाई लिखा था, मैंने t रिप्रेजेंट किया। यहाँ ये मैट्रिक्स काम कर दे रहा है क्योंकि लीनियर ऑपरेटर मैट्रिक्स ही है बेसिकली यहाँ। तो ये मैट्रिक्स जो p n बाई n का था, ये इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों वही सारी चीजें हैं। हो सकता है परसेप्शन में कुछ नया दे पा रहा हूं। तो मैं यहां से क्या ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज द रिलेशन जो हमने नया अभी डिफाइन किया, पी वाई जिसको आपने एक्स माना था, दिस गिव्स अ मैप। मैप मतलब मैपिंग, गिव्स अ मैप इन वीएन। अच्छा, कई लोग पूछते हैं बच्चों, मुझसे भी पूछा था एक प्रोफेसर ने नैनीताल में, कि मैप और फंक्शन में क्या अंतर होता है। तो मैंने तो जीएफ सिमन से लेकर ट्राई जो ट्राई किया, खैर उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ट्राई जो पढ़ा, मुझे आज तक भी क्लियर नहीं है कि इनमें क्या अंतर है। मुझे एक ही लगते हैं। उनका कहना था कि मैप कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कहते हैं, और फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो तो होता रहता है। तो फंक्शन तो जनरल वर्ड है, मैप केवल कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यूज होता है। हो सकता है सर सही हो, लेकिन मैंने अपने एक दो और साथियों से भी पूछा, सबने ट्राई किया, लेकिन हमें आज तक कई सारे स्टैंडर्ड बुक में दोनों इंटरचेंजेबली मिले, कहीं मैप मिला, कहीं फंक्शन मिला। सोचिएगा आप लोग भी। और फ्यूचर में बच्चों आप लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी आपके बाइनरी ऑपरेशन वाली चीजें हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएट आप जब पढ़ते हैं, इनवर्स लाते हैं, ये सब भी फंक्शंस ही हैं, और ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं। तो ये मैप है उस हिसाब से। अब बाकी सर की बात का प्रूफ मुझे मिला नहीं, आप भी कभी सर्च करिएगा कि मैप और फंक्शन में क्या अंतर है। या पूछ लिया है किसी ने अभी तक? तो पी वाई इक्वल टू एच से आपको एक मैप दे रहा है वीएन में, मैप, बल्कि वीएन का मतलब वीएन टू वीएन कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आया होगा दूसरा वीएन टू वीएन, दूसरा वेक्टर स्पेस कौन है, एक तो ये है। तो वीएन से वीएन में ही है। तो ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना? Yes, sir. अच्छा, तो अगर P नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो बच्चों ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी फिर मैं नॉन सिंगुलर बोल सकता हूं। P अगर कैसा है, नॉन सिंगुलर है, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इन्वर्टिबल भी होगा, देन linear transformation is also called non-singular। इसे भी आप नॉन सिंगुलर कहेंगे। और अगर मैपिंग P अगर नॉन सिंगुलर है, तो मैपिंग 1-1 होगी या नहीं? ऐसा पढ़ा है लीनियर में किसी ने? ऑल्सो P इज नॉन सिंगुलर, P इज, चलो, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो we will prove P is 1-1। चलो 1-1 प्रूफ करके देखते हैं कि P 1-1 भी होगा, तभी तो इनवर्स आता है उसका। अरे भाई, इनवर्स आने के लिए 1-1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
Yes, Yes, sir. sir. नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स आता है ना बच्चों, वैसे मैट्रिक्स समझे तो। Yes, sir. और अगर वो लीनियर ऑपरेटर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं उसको, फंक्शंस ही है वो भी बेसिकली। तो आप खुद समझिए, अगर वो फंक्शंस हैं आपकी नजर में तो वो होना चाहिए। आप कैसे प्रूफ करें इसको, कभी यही पूछ लिया जाए तो आप ऐसे कर लीजिए, लेट पी वाई वन इक्वल टू पी वाई टू ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज पी इनवर्स, क्योंकि पी नॉन सिंगुलर है तो पी इनवर्स एडजस्ट करेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो वाई वन इक्वल टू, क्यों बच्चों, अगर Yes. आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं और लास्ट में एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूव करते हैं, तो क्या साबित करते हैं? इमेज एक ही है और उसकी प्री इमेज भी एक ही है। तो कोई कोई भी इमेज लीजिए, उसकी प्री इमेज एक ही है, तो वन वन हुई या नहीं मैपिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से क्या साबित हुआ? पी वन वन है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज पी इज वन वन। तो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो अगर आप उसे ये एक नई चीज सीखी आपने, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो अभी तक आप उसे इनवर्स निकालना जानते थे, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है मैट्रिक्स। ऑपरेटर मतलब फंक्शन ही है एक, और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होगा या नहीं? इन्वर्टिबल Yes, sir. इन्वर्टिबल तभी Yes. तो होगा भाई जब वन ऑन टू होगा कोई चीज। तो अभी ये भी प्रूव करता हूं मैं कि पी ऑन टू भी है, वो भी देखते हैं। बहुत छोटी बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं किया मैंने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया सिखा पाया हूँ। तो यहां पर मुझे अब करना है पीज ऑन टू। पीज वन वन तो हो गया, पी ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमेशा आप लेते हैं उधर रेंज में कुछ, और आप दिखाते हैं कि ये किसी न किसी की इमेज है, उसकी प्री इमेज ढूंढते हैं उसके लिए कुछ। मान लेते हैं, कोई वेक्टर जेड मान लिया मैंने जो वी एन में है। तो फिर दिस इंप्लाइज पी इनवर्स जेड इज ऑल्सो इन वी एन। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर पी ऑफ पी इनवर्स जेड किस पे जाएगा? आप खुद ही बताइए। जेड पे जाएगा। आपके पास ये एक वी एन से वी एन में एक मैप है जिसको आप पी कह रहे हो। इधर आपके पास जेड था तो आपने इधर एक पी इनवर्स जेड ढूंढा जिसकी इमेज फिर जेड पे ही जा रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा देखिए तो। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बच्चों जो अगर कोई मैट्रिक्स पी नॉन सिंगुलर है और एन बाई एन है तो एन बाई एन का इनवर्स भी एन बाई एन ही होता है ना। जैसे 3/3 का इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो होता तो 3/3 ही है आंसर जो आता है। Yes, sir. तो पी इनवर्स भी एन बाई एन होगा, और जेड एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करो पी इनवर्स से जेड, तो वो बिल्कुल वही आएगा जो एन पहले आ रहे थे टपल। एन बाई वन ही Yes, sir. कॉलम वेक्टर ही तो होगा एक एन लेंथ का। मैं रिपीट कर रहा हूं, पी आपके पास एन बाई एन मैट्रिक्स है तो पी इनवर्स भी एन बाई एन है। तो पी इनवर्स अगर एन बाई एन है तो यहां पर सोचिए बच्चों, जहां अंडरलाइन किया, पी इनवर्स एन बाई एन मैट्रिक्स है, जेड एक कॉलम वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट एन बाई वन ही तो आएगा अभी भी। Yes, sir. तो वो वीएन में ही होगा क्योंकि आप वीएन के एलिमेंट को कॉलम वेक्टर लिख रहे हैं। तो पी इनवर्स जेड आपके पास मिला वीएन में। अब इसकी इमेज लीजिए दोबारा, पी ऑफ पी इनवर्स जेड,
आप भी जानते हैं सॉल्व करके जेडी मिलेगा। तो इससे क्या साबित हो गया? अरे भाई क्या साबित हुआ? P is on 2. P is on 2। क्या मैं सभी को समझा पाया कि P इन नॉन सिंगुलर होने के बाद बाइजेक्शन हो जा रहा है? Yes, sir. ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं इसी में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इतना ही रोल था बच्चों, उसके बाद नई चीजें आएंगी। एक चीज और नोट करके बता दूं, यहां पर नोट लिख देता हूं। इफ py equal to x is non-singular, then py equal to 0 if and only if y equal to 0। ठीक है या नहीं? अगर नॉन सिंगुलर है तो p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो ना दोनों साइड। तो अगर पी वाई 0 है तो फिर y 0 होगा, क्योंकि p तो नॉन सिंगुलर है। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, इसमें कुछ नहीं हमने, कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम बता सकते हैं। तो अब ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इतना ही रोल है। अब नेक्स्ट मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ मैट्रिसेस। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था बचपन से हाई स्कूल लेवल पे। तो अब एक कंसेप्ट है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस ऑफ मैट्रिसेस। मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बी, एन ऑर्डर का है, और वो किसी दूसरे एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ऐसा मिल जाए, बहुत ऑर्डिनरी डेफिनेशन है कि बी इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी। आप कहेंगे ये तो काफी सिमिलर चीजें हैं, ऐसे ही सिमिलरिटी में भी पढ़ा था लगभग। ए और बी एन बाई एन के मैट्रिक्स हैं। ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे अगर आपको एक इन्वर्टिबल मिला, पी ऐसा मिला जो अभी तक बात कर रहे थे हम, नॉन सिंगुलर। तो ऐसा तब आप ए और बी को कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी बच्चों बहुत ज्यादा थी, ऐसी कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस की भी स्थिति होगी। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ, हाँ जी, तो ए और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर पी इनवर्टिबल है, और ए और बी एन बाई एन के। मैं इसकी डिटेल नहीं लिखा रहा हूं। ये रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आपके लिए काम है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कॉन्ग्रुएंट हमेशा ही होगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। और बाकी आप इन्वर्टिबल है ही तो पी इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर ही सकते हैं। तो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस को लाइटली मत लिया करिएगा। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आप कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी देखेंगे अब आप धीरे धीरे। आपने सिमिलर मैट्रिसेस में भी देखा था, सिमिलर में लेकिन आइडेंट वैल्यू तक तो सेम आ गया था, लेकिन आइडेंट वेक्टर वेरी कर गए थे ना। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ जब आप पढ़ेंगे तब थोड़ा और कई चीजें महसूस करेंगे, लेकिन हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाला आप करिए, अभी इसको कर लीजिएगा। तो कॉन्ग्रुएंस पे मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा न्यूमेरिकली। पहले न्यूमेरिकल एक दो हो जाए, फिर उसकी थ्योरम हो जाएगा, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास 8:35 पे कर पाएंगे बच्चों, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक कर लीजिएगा। 8:35 पे करते हैं। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.